Good morning, children. Today we are going to start new chapter of our class, that is chapter 13, direct and inverse proportions. Now this chapter is completely new for us. Direct and inverse. ठीक है, डायरेक्ट वर्ड समझ में आ रहा है, ठीक है, कुछ सीधा ही होगा. इनवर्स मतलब भी समझ में आ रहा है, कुछ उल्टा ही होगा. और किसके बारे में बात हो रही है? प्रोपोर्शंस के बारे में बात हो रही है. सो लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चंस. ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं हम लोग. क्वेश्चंस नहीं, मैं बोल सकती हूँ कंडीशंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं, डायरेक्ट की और इनवर्स की. फॉर एग्जाम्पल, यू वेंट टू अ शॉप. ओके, यू बॉट 5 pens and you paid ₹50. Supposingly your friend, he is also buying the same kind of pen but he is buying 10 pens. आपने 5 पेन खरीदे, उन्होंने 10 पेन खरीदे. आपने 5 पेन के 50 रुपए दिए, वो 10 पेन के कितने रुपए देंगे? That amount, like if the number of pen will increase, then that amount will increase or decrease? Obvious, it will increase. So we have some situations जिसमें अगर एक चीज बढ़ती है तो उससे रिलेटेड दूसरी चीज भी बढ़ेगी. ठीक है, जैसे हमने बात की किसकी? नंबर ऑफ आइटम्स एंड इट्स कॉस्ट. तो उसमें दो चीजें क्या क्या है? आइटम्स और कॉस्ट. अगर नंबर ऑफ आइटम्स बढ़ेंगे तो उनकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी. सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, सपोजिंगली जैसे अगर आपको एक डिश बनानी है, ठीक है, उस एक डिश को बनाने में आपको ½ एन आवर लग रहे हैं. आपको 10 डिश बनानी है तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा. और सपोजिंगली आपको 10 किलोमीटर जाना है तो आपको कम टाइम लगेगा. लेकिन आपको 50 किलोमीटर जाना है, देन द टाइम विल ऑल्सो इंक्रीज. सो डिस्टेंस एंड टाइम. ओके, अगर डिस्टेंस ज्यादा होगी तो टाइम भी ज्यादा लगेगा. और ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हैं जिसमें अगर एक चीज के बढ़ने पे दूसरी चीज भी बढ़ जाएगी. अगर कोई 5 लीटर का कंटेनर है, ठीक है, उसमें जितना अमाउंट आ रहा है, ठीक है, साइज, और अगर 10 लीटर का कंटेनर आ रहा है तो उसमें अमाउंट ज्यादा आ जाएगा. तो हम बोल सकते हैं साइज एंड वेट. ठीक है, इसको दूसरे लैंग्वेज में कोई छोटा बच्चा है और कोई बड़ा बच्चा है तो डेफिनेटली बड़े बच्चे का वेट ज्यादा होगा. ठीक है, तो साइज बढ़ने के साथ वेट भी. सो दीज आर द सिचुएशन जिसमें अगर एक चीज बढ़ती है दूसरी चीज भी बढ़ रही है. सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड डायरेक्ट एंड द item and cost in this are in direct proportion. Distance and time are in direct proportion. Size and weight are in direct proportion. Whereas if I will talk about inverse situation, तो supposingly आप अगर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हो तो आपको, जैसे supposingly you have to go from your home to school and if you are going by 10 किलोमीटर पर आवर speed, the time will be more. अगर आप 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हो देन डेफिनेटली इट विल टेक लेस टाइम. सो अनदर रिलेशन इज ऑफ स्पीड एंड टाइम. ठीक है, स्पीड बढ़ेगा तो टाइम कम हो जाएगा. ठीक है, स्पीड के बढ़ने पर टाइम हमारा कम लग रहा है. सिमिलरली सेकेंड हम कंडीशन लेते हैं. सपोजिंगली कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग इज गोइंग ऑन. ठीक है, 10 वर्कर हैं, आपको उस काम को करने में 1 month लग रहा है. ओके, नाउ सपोजिंगली द मैनेजर वांट्स टू डन द वर्क टू बी डन इन हाफ मंथ. ठीक है, तो क्या करेगा? नंबर ऑफ वर्कर्स को बढ़ा देगा. सो नंबर ऑफ वर्कर्स एंड टाइम. ठीक है, सपोजिंगली इन योर बर्थडे यू ऑर्डर्ड 1 cake and you have made an estimate of 25 guests. So according to 25 guests, each one will get a sufficient size piece of cake. Size of cake सबको अच्छा बड़ा बड़ा मिलेगा. Supposingly suddenly the number of guests increases. 25 की जगह 40 आ गए तो आपके number of guests बढ़ गए. Then cake is same. So what you will do? The size of the cake will be reduced. So third condition we can say size of cake and number of guests. इसमें क्या है? अगर नंबर ऑफ गेस्ट ज्यादा होंगे तो साइज ऑफ केक कम होता जाएगा. अगर नंबर ऑफ गेस्ट कम हो जाएंगे तो साइज ऑफ केक पर पर्सन बढ़ जाएगा. सिमिलरली नंबर ऑफ वर्कर्स
ज्यादा हो जाएंगे तो उस काम को करने का टाइम कम हो जाएगा। अच्छा, ये किसी फिक्स चीज के लिए, कोई फिक्स कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कोई फिक्स साइज का केक है, उस कंडीशन में कोई फिक्स डिस्टेंस है, उसमें ये चीज आएगी। ठीक है, सो दीज आर द कंडीशन फॉर डायरेक्ट एंड इनवर्स। डायरेक्ट में जो फॉर्मूला हम यूज कर दैट इज x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। ऐसे याद रख लीजिए, d फॉर डायरेक्ट एंड d फॉर डिवाइड। ठीक है, d से डायरेक्ट भी होता है, d से डिवाइड भी होता है, उसमें x1 और y1 और x2 और y2 किसमें होंगे? डिवाइड में होंगे। x क्या है? नंबर ऑफ आइटम्स, और y हो सकता है कॉस्ट। सिमिलरली x डिस्टेंस हो सकती है, y टाइम। जो दो डिफरेंट क्वांटिटी है दे आर रिप्रेजेंटेड एज x एंड y। ओके, दीज कैन बी x एंड दीज कैन बी y। सिमिलरली यहाँ पे ये वाली चीजें x हो सकती हैं, उधर वाली चीजें y। एंड इन दिस वी यूज द फॉर्मूला x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2। डायरेक्ट में डिवाइड होता है और इनवर्स में ये मल्टीप्लाई होती है, टू डिफरेंट क्वांटिटीज। ओके, नाउ यू विल अंडरस्टैंड, लाइक इन दिस चैप्टर 13 you are having only two exercise, 13.1 and 13.2. 13.1 is completely based on direct proportion problems and 13.2 is directly based on inverse proportion problems. But we people have to make a habit of understanding the problem, because in exam any question will come, that time you will not know that it is coming from 13.1 or 13.2 or any different problem is coming. So for doing such questions, you have to read the question, you have to think it logically, you have to think it practically, that if one of the thing is increasing, then other will increase or decrease. If other is also increasing, then it is the problem of direct and we have to use this formula. If other is decreasing, then it's the problem of inverse and we have to use the formula for inverse. So let's see one question. Question 1 है, following are we are discussing exercise 13.1. 13.1 में फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? Following are the car parking charges near a railway station up to. अगर आप 4 घंटे के लिए पार्क कर रहे हो 60 रुपीज लग रहे हैं, 8 आवर्स के लिए पार्क कर रहे हो 100 रुपीज लग रहे हैं। तो डेफिनेटली जितने ज्यादा घंटे के लिए पार्क करोगे उतने ज्यादा रुपीज लगेंगे। एक तरफ टाइम है और एक तरफ charges है, so time will increase, definitely charges will also increase. Practical, it's practical problem. Okay, now but in this question we have to check whether the parking charges are in direct proportion or not. देखिए जो R's है वो x है और जो charges है वो y है। ठीक है, तो हम अगर 4/60 करेंगे, this is x1 and this is y1, I will get 2/30. Okay, other side is 8/100. This is x2 and this is y2. इसको सॉल्व करूंगी मैं, पहले आएगा 4/50 and then आएगा 2/25. I have divided by 2 first, then again by 2. Okay, so this is coming 2/30 and this is coming 2/25. From these two ratios I can say that the given charges are not in direct proportion. Okay, so what we can say, नॉट इन, आगे आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो हम थर्ड कंडीशन में भी चेक करते हैं, तीसरा भी इक्वल हम फोर्थ पे भी चेक करते हैं, लेकिन हमें मुझे दो ही में पता चल गया दैट दे आर नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ओके, सो इन दिस वे वी हैव डन दिस क्वेश्चन। नाउ प्रॉब्लम 2 इफ आई विल सी, प्रॉब्लम 2 में क्या है, A mixture of paint is prepared by mixing 1 part of red pigment and 8 part of base. एक मिक्सचर पेंट का बनाया जा रहा है, ठीक है, उसमें रेड पिगमेंट है और एक बेस है। तो अगर हम 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट ले रहे हैं, इसके साथ 8 पार्ट बेस का चाहिए। ये बेस है और ये रेड पिगमेंट है। ठीक है, 1 पार्ट रेड पिगमेंट मतलब 8 पार्ट ऑफ बेस में हमें 1 पार्ट रेड पिगमेंट मिलाना है। नाउ in the following table find the parts of base that need to be added. ठीक है, ये मतलब हमारा रेशियो क्या हो गया 1/8. दिस इज सिचुएशन ऑफ डायरेक्ट। अगर बेस की क्वांटिटी बढ़ेगी तो पिगमेंट भी ज्यादा डालना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर या फिर हम बोले अगर पिगमेंट की क्वांटिटी बढ़ेगी तो बेस भी हमें इंक्रीज करना पड़ेगा फॉर दैट पर्टिकुलर मिक्सचर ऑफ पेंट। सो द रेशियो इज 1/8. यू कैन टेक दिस एज x1 अपॉन y1.
नाउ x2 इज 4, अगर x2 4 है तो हमें y2 निकालना है। y2 क्या होगा हमारा बेस, सो वी विल यूज दिस फॉर्मूला दैट x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2, मीन्स 1/8 इज इक्वल टू 4/y2। वी विल डू क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 इंटू y2, 4 इंटू 8, 32, सो दैट इज 32। मतलब 4 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट के लिए हमें 32 पार्ट ऑफ बेस मिलाना पड़ेगा। सिमिलरली वी कैन फाइंड अदर्स, दैट 7 will be take as x3 and y3 we have to find out, x1 y1 will be same, ठीक है, x1 y1 is equal to x3 y3 हो जाएगा। Then for next x4 we will take as 12 and y4 we will calculate. So in this way you can find out the base part of for others also. Okay, this is also a simple question, ये डायरेक्ट की सिचुएशन है। आपको बस ये समझना इंपॉर्टेंट है कि ये प्रॉब्लम डायरेक्ट का है या इनवर्स का है। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन में क्या है आपका, थर्ड क्वेश्चन भी जो है सेकंड क्वेश्चन से रिलेटेड है। थर्ड में आपको देखो 1 पार्ट के साथ 8 पार्ट ऑफ बेस था, थर्ड क्वेश्चन में 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट के साथ 75 ml ऑफ बेस है। ओके, सो हाउ मच रेड पिगमेंट, अब देखो पहले में हमें बेस निकालना था सेकंड क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में हमें रेड पिगमेंट निकालना है, मींस x2 यू हैव टू फाइंड आउट, y2 इज गिवन, x1 y1 क्या हो जाएगा 1/75, x2 वी हैव टू फाइंड आउट एंड y2 इज 1800। सेम फॉर्मूला वी विल यूज। सिमिलरली आपको बस पहचानना है x1 क्या है, y1 क्या है, x2 क्या है, y2 क्या है। Let's do one more question. Okay, let's see question number 4 of exercise, same exercise. Question is, a machine in a soft drink factory fills 840 bottles in 6 hours. अब देखिए दो चीजें क्या है, नंबर ऑफ बॉटल्स है और आवर्स है। एक है नंबर ऑफ बॉटल्स, अब आपको लिखना कैसे है, आंसर सॉल्व कैसे करना है वो देख लीजिए। नंबर ऑफ बॉटल्स एंड आवर्स, ठीक है, ये हमारा x है और ये हमारा y है। सिंपल, दो डिफरेंट चीजें। So 840 bottles in 6 hours. 840 bottles in 6 hours. So this is x1 and this is y1. Then how many bottles will it fill in 5 hours? How many bottles will it fill in 5 hours? Now this is the diagram which, or you can say this is the inference which I have drawn from the question. Question से इतनी चीजें पहले आपको ढूंढ के लिख लेनी है। अब देखो बॉटल्स बढ़ेंगे, बॉटल्स, अब इन दो चीजों के बारे में सोचो, अगर बॉटल ज्यादा होगा तो टाइम उसको भरने में ज्यादा लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये दोनों डायरेक्ट का केस है, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन द फॉर्मूला, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। अब x1 की वैल्यू क्या है 840, y1 की वैल्यू क्या है 6, x2 निकालना है और y2 है 5। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 840 को 5 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट 4200, आप करके देख लीजिएगा, विच इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ x2। सो x2 इज इक्वल टू 4200 डिवाइडेड बाय 6, x2 इज इक्वल टू 700 एंड व्हाट इज दिस 700, दिस शुड कम इन द bottles, 700 bottles. Okay, so in this way you can find out the answer for any problem। जो भी दो क्वांटिटी है उनको पहले ऐसे लिख लीजिए, x1 y1 मार्क कर दीजिए, फिर प्रॉब्लम इन दो चीजों के बारे में सोचिए, एक के बढ़ने पे दूसरे को क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा। अगर बढ़ेगा तो ये फॉर्मूला, घटेगा तो ये वाला फॉर्मूला। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक फोटोग्राफर है, बैक्टीरिया का एनलार्ज कितना 50,000 टाइम्स अटेन्स अ लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर एज शोन इन द डायग्राम। मतलब 5 सेंटीमीटर वाला 50,000 टाइम्स हो जा रहा है, ठीक है। व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया इफ द फोटोग्राफ इज एनलार्ज 20,000 टाइम्स। अब देखिए एक है एक्चुअल साइज और एक है एनलार्ज साइज, तो अगर एक्चुअल साइज बड़ा होगा तो एनलार्ज साइज भी बड़ा होगा। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ डायरेक्ट, और ये जरूरी नहीं है कि मैं इसी को x लूं और इसी को y लूं, आप ये चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। आर्स को मैं x ले सकती हूँ, नंबर ऑफ बॉटल्स को मैं y ले सकती हूँ, एंड देन यू विल मार्क x1 y1। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। तो दो चीजें इसमें, एक्चुअल लेंथ
and second is enlarged times. Okay, so when actual length was 5 centimeter, then it was enlarged 50,000 times. Okay, now what is the actual length? This is x and this is y, so this will be x1 and this will be y1. So they are asking what will be the actual length if actual length of the bacteria if the photograph is enlarged 20,000 times. Okay, नो इसमें देखिए दो क्वेश्चन है. पहला क्या है, फोटोग्राफर ऑफ अ बैक्टीरिया enlarged 50,000 times attains the length of 5 centimeter. So what is the actual length? एक्चुअल लेंथ निकालने के लिए आपको 50,000 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा. सिंपल, 50,000 डिवाइडेड बाय 5 और यू कैन से 5 डिवाइडेड बाय 5. हमें 5 सेंटीमीटर का इतना है तो 1 सेंटीमीटर का निकाल लीजिए. सो 5 डिवाइडेड बाय 50,000. दिस विल बी अवर एक्चुअल लेंथ. दैट विल बी इक्वल टू 10 की पावर -4 सेंटीमीटर. दिस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया. ओके, नाउ नेक्स्ट इज, अगर आपको if the photograph is enlarged 20,000 times, अगर इसको मैं 20,000 times enlarge कर रही हूं, then what will be the enlarged length? Okay, what would be its, actually they are asking actual length. actual length क्या होगी? तो आपको ये हो गया x1, y1, x2, y2. You can calculate that what will be its length. Okay, in this way you can do other questions also. इसमें बस एक्स्ट्रा था एक्चुअल लेंथ निकालना, मतलब आपको 1 के रिस्पेक्ट में निकालना है. 1 सेंटीमीटर का कितना होगा. यू कैन डू अदर क्वेश्चंस ऑल्सो. In this way, the problems of direct proportion will be solved. Now in the next class, we will discuss some problems of inverse proportion. Thank you, children.